दोस्तों सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में यूरोप का नक्शा बदल दे, जिसकी छोटी सी आर्मी पूरे महाद्वीप के साम्राज्यों को हिला दे और जो अपने दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बन जाए। ये आदमी अपने दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि एक छोटे से आइलैंड के एक छोटे से कमरे में अकेला मौत का शिकार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं कि बीमारी ने उसका काम तमाम किया, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश थी। लेकिन असली सच क्या है? आखिर नेपोलियन की मौत हुई कैसे और क्यों आज भी लोग इसको इतिहास का एक बड़ा रहस्य मानते हैं? आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूं, लेकिन रुको, आखिर तक वीडियो देखोगे तो आप खुद जान जाओगे। नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका नाम के एक आइलैंड पे हुआ। कोर्सिका उस वक्त फ्रांस का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वहां के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग था। नेपोलियन एक एवरेज हाइट का आदमी था, लेकिन उसके सपने और उसकी इच्छाएं वो किसी भी नॉर्मल इंसान की कल्पनाओं से भी बड़े थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में काफी उथल पुथल थी और मात्र 24 साल की उम्र में नेपोलियन अपनी मिलिट्री काबिलियत के बलबूते जनरल बन गया। दोस्तों एक बात यहां क्लियर कर दूं, नेपोलियन एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने पूरे यूरोप में कैंपेन्स चलाए, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, रशियन आर्मीज को हराया और 1804 में उसने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। सोचो, वो एक साधारण सिपाही से सीधा फ्रांस का राजा बन गया। ये सब सपना लगता है, लेकिन उसने ये सच कर दिखाया। नेपोलियन के शुरुआती सालों में उसकी हर एक प्लानिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन हर राजा का एक डाउनफॉल होता है। 1812 में उसने रशिया पर अटैक करने की गलती की। दोस्तों, ये वही रशिया है जहां सर्दियों का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नेपोलियन की आर्मी का ज्यादा हिस्सा ठंड, भूख और बीमारी से मर गया। इसके बाद यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया सभी नेपोलियन के खिलाफ एक हो गए। 1814 में उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा और उसे देश निकाला दे दिया गया। उसे एक छोटे से आइलैंड पर भेज दिया गया जिसका नाम था एल्बा आइलैंड। लेकिन यहां से ट्विस्ट शुरू होता है। एक साल बाद नेपोलियन वापस फ्रांस आता है, आर्मी जमा करता है और 100 दिन तक फिर से राजा बन जाता है। लेकिन वाटरलू की जंग में ब्रिटिश और प्रूशियन आर्मीज के हाथों उसकी बड़ी हार होती है और इस बार उसे अटलांटिक ओशियन के एक दूर, सुनसान, वीरान छोटे से आइलैंड सेंट हेलेना भेज दिया जाता है, जहां से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल था। सेंट हेलेना एक छोटा वोल्केनिक आइलैंड था जो ब्रिटिश कंट्रोल में था। यहाँ का मौसम ज्यादा फ्रेंडली नहीं था। यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ का मौसम उमस भरा था और अक्सर यहाँ तूफान आते थे। नेपोलियन यहाँ एक छोटे से घर में रहता था। उसके साथ उसके कुछ वफादार लोग थे, लेकिन उसका ज्यादा कांटेक्ट बाहरी दुनिया से नहीं था। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो यूरोप का रूलर था अब एक छोटे से कमरे में रहता है, अपनी डायरी लिख रहा है, किताबें पढ़ रहा है और अपने आजाद होने के दिन का वेट कर रहा है। लेकिन इस आइलैंड पर उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। पेट में दर्द, उल्टियां, वजन कम होना और कभी कभी हद से ज्यादा कमजोरी। 1821 में सिर्फ 51 साल की उम्र में नेपोलियन मर जाता है। ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक नेपोलियन की मौत का रीजन था स्टमक कैंसर। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी स्टमक कैंसर था और सेंट हेलेना के मौसम और डाइट ने इसको और बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होता है असली रहस्य।
1960 के दशक में एक स्वीडिश डेंटिस्ट स्टेन फोर्शवुड ने नेपोलियन के बालों का केमिकल एनालिसिस किया और पता चला कि उनमें आर्सेनिक का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। आपको बता दें कि आर्सेनिक एक स्लो पॉइजन होता है जो हफ्तों या महीनों में इंसान को धीरे धीरे मार सकता है और उसके लक्षण जैसे उल्टियां होना, पेट में दर्द, वजन कम होना और बिल्कुल यही लक्षण नेपोलियन में भी पाए गए थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या नेपोलियन को स्लो पॉइजन दिया गया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश या उसके पॉलिटिकल दुश्मनों ने यह किया ताकि नेपोलियन कभी वापस न आ सके, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद उसके अपने इनर सर्कल में कोई उसके खिलाफ था। दोस्तों, वैसे तो नेपोलियन उस आइलैंड पर हमेशा के लिए ही बंदी बनाया गया था, तो क्या उसे खत्म करना जरूरी था? इस बारे में आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी यह है कि सेंट हेलेना में उसके कमरे की दीवारों पर आर्सेनिक बेस्ड ग्रीन पेंट पुता हुआ था और उस टाइम के पेंट में आर्सेनिक होता था जो ह्यूमिडिटी में रिएक्ट करके हवा में पॉइजन पैदा करता था। सोचो, अगर आप एक बंद और उमस भरे कमरे में सालों तक रहोगे तो धीरे धीरे पॉइजन आपकी बॉडी में जमा होता रहेगा। इसका मतलब नेपोलियन को शायद किसी ने जानबूझकर पॉइजन नहीं दिया, बल्कि मौसम ही उसका कातिल बन गया। नेपोलियन की मौत के बाद उसकी बॉडी को सेंट हेलेना में दफनाया गया, लेकिन 1840 में उसका ताबूत फ्रांस वापस ले आए। चश्मदीदों ने कहा कि उसकी बॉडी अनयूजुअली तरीके से प्रिजर्व्ड थी, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता जब तक कोई केमिकल प्रिजर्वेशन हो या आर्सेनिक का हाई लेवल हो। आपको बता दें कि आर्सेनिक केमिकल बॉडी को प्रिजर्व करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ने जानबूझकर उसकी मेडिकल केयर का ध्यान नहीं रखा। उसे खाने के लिए फ्रेश खाना नहीं दिया जाता था, कई बार इलाज में भी देरी होती थी और साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। और एक और बात, नेपोलियन अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे लगता है कोई मुझे धीरे धीरे मार रहा है। तो दोस्तों, सच क्या है? ऑप्शन 1, नेपोलियन नेचुरल स्टमक कैंसर से मरा, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन 2, उसको आर्सेनिक से स्लो पॉइजन दिया गया, या तो दुश्मनों ने या अपने ही लोगों ने। ऑप्शन 3, वहां का मौसम ही उसकी जान का दुश्मन था। मैं पर्सनली मानता हूं कि हर थ्योरी में थोड़ा सच है, लेकिन एक बात क्लियर है कि नेपोलियन की मौत सिंपल नहीं थी। उसकी मौत के पीछे रहस्य, पॉलिटिक्स और शायद एक छुपा हुआ हाथ था। लेकिन मैं आपको फैसला लेने देता हूं। आप क्या सोचते हो? क्या नेपोलियन एक बीमार आदमी की तरह मरा या एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखो, क्योंकि मैं आपके ओपिनियन पढ़ने का वेट करूंगा। और अगर आपको इतिहास की ऐसे ही रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।